हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है बुक 2 से, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है गाइस, तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उसमें मैंने क्लियर कराए हैं। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला टॉपिक है आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। सेकंड है आपातकाल के सबक, आपातकाल के शाह आयोग द्वारा किए गए प्रामाणिक तथ्य एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नागरिक स्वतंत्रता के संगठनों का उदय। ठीक है गाइस, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। अब आपातकाल क्या था, पहले मैं आपको लोगों को वो बता देती हूँ। जो कि इंदिरा गांधी द्वारा, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था जिसपे लोगों की जबरन तरीके से नसबंदी की जा रही थी, लोगों पर नजर रखी जा रही थी, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो ये सब था आपातकाल। ठीक है, अब उसके दौरान कौन कौन से कार्य किए गए थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेती हर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता की भलाई के कार्य शामिल थे। तो ये कुछ कार्य थे जो जनता की भलाई के कार्यों में शामिल थे। ये कुछ कार्य किए गए थे आपातकाल के दौरान। ठीक है, विरोधियों को निवारक नजर बड़ी कानून के तहत बंदी बनाया गया। तो जो विरोधी थे, मतलब जिसने आपातकाल का विरोध किया था, उनको क्या किया था, बंदी बना दिया गया था, उन पर नजर रखी जा रही थी। ठीक है, लोगों को जेल भिजवाया जा रहा था, जो लोग विपक्षी थे नेता उन लोगों को जेल भिजवाया जा रहा था। तो ये सब किया जा रहा था। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। जो मौखिक आदेश दिए गए थे कि जो अखबार के दफ्तर है वहां की बिजली कटवा दी जाती थी ताकि वो लोग कुछ प्रिंट न कर सके उनके खिलाफ। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी के जैसे कार्य किए गए। तो दिल्ली में जो झुग्गी थी, बस्तियां थी, उनमें क्या किया, जबरन नसबंदियां लोगों की जा रही थी, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदियां की जा रही थी। तो ये सब आपातकाल के दौरान ये सारे कार्य किए जा रहे थे जो कि एक मानव के अधिकारों का हनन है, एक तरीके से उनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा था। ये सब किया जा रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे आपातकाल के सबक क्या थे। अब जो आपातकाल उन्होंने लगा दिया उससे सबक क्या हुआ भारत को, अब हम वो देखते हैं। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या देखा कि आपातकाल के दौरान जो भारतीय लोकतंत्र की उसकी ताकत भी हमको देखने को मिली, उसकी कमजोरियां भी हमें देखने को मिली, लेकिन जल्द ही जो कामकाज था लोकतंत्र का वो राह पर लौट आया था। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। भारत में लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही रहेगा, ये है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ रहता है वही देश ज्यादा सफल हो पाता है, क्योंकि बिना लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों का तंत्र, ठीक है, लोगों का शासन, लोगों को बोलने का अधिकार होता है, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार होता है। तो इससे ही हमारा देश आगे बढ़ता है, इससे ही देश सफल हो पाता है। तो इससे यही पता लगा था कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिकों अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए हैं। आपातकाल की जो समाप्ति हो गई थी उसके बाद क्या हुआ, अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए थे, मतलब उन लोगों ने कई संगठन भी बनाए थे ताकि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जोड़ा गया। ठीक है, तो जो संविधान के आपातकाल के प्रावधान में क्या किया गया, जो आंतरिक अशांति होती है उस शब्द के स्थान पर किस शब्द को लाया गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दी गई थी। ठीक है, आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। जब आपातकाल के जो शासक दल थे उन्होंने क्या किया था, जो पुलिस थी और जो प्रशासन थे उस टाइम पर, उनको राजनीतिक औजार बनाकर अपना इस्तेमाल किया गया था। ठीक है,
आपातकाल के बाद की राजनीति, जो आपातकाल हो चुका था उसके बाद की राजनीति अब हम पढ़ेंगे कि उसके बाद किस तरीके की राजनीति हुई थी, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता का गठन किया। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 1977 में जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी बनाई थी। तो इस पार्टी को बनाने का कोई मोटो नहीं था, सिर्फ ये था कि कांग्रेस को हराना है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, कांग्रेस उस टाइम पर लोगों की नसबंदियां करा रही थी, तो ये बहुत गलत था। तो इस वजह से जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने 1977 जनवरी में एक जनता पार्टी का गठन किया था। तो जो एक कांग्रेस नेता थे बाबू जगजीवन राम, जिसमें जो पहले कांग्रेस के ही दल के गठन जिन्होंने किया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका गठन किया था किसने, जगजीवन राम ने, बाबू जगजीवन राम ने वो भी बाद में जाकर जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, क्योंकि जब उस टाइम पर कांग्रेस जो चीजें कर रही थी वो उन्हें पसंद नहीं आया था, इस वजह से उन्होंने भी जनता पार्टी को अपना लिया, उसमें शामिल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इस जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाकर चुनाव को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया। अब जनता पार्टी जब आई थी, ठीक है, तो उसके पास कोई मोटर नहीं था, उसने क्या किया, जो आपातकाल में जातियां हो रही थी लोगों के ऊपर, उसको ही मुद्दा बनाकर चुनाव में आए, चुनाव में उतरे, चुनाव लड़े, ठीक है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें तथा जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, 154 और 330 सीटें, कितनी मतलब हारी है कांग्रेस, कितनी सीटों से हारी है, कितनी भारी बहुमत जो है वो जनता पार्टी को मिली है। तो ये 1977 के चुनावों में कांग्रेस हारी थी, ठीक है। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में न के बराबर सीटें प्राप्त हुई, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उपमंत्री बने। तो जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई, और उप प्रधानमंत्री कौन बने, जगजीवन राम और चरण सिंह। जगजीवन राम वही है जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ठीक है। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साझे कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्दी गिर गई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो जनता पार्टी थी वो कोई मोटो से नहीं आई थी, वो सिर्फ इसलिए आई थी कि जो कांग्रेस जिन अधिकारों का हनन कर रही है, मानव अधिकारों का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, बस वही था उनका मोटो, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं था, उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं था, कोई उनका नेतृत्व नहीं था, इस वजह से वो पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को करारी शिकस्त दी। अब जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें फिर से कांग्रेस जीती, कितनी सीटों से, 353 सीटों से। तो विरोधी जो पार्टी थी वो हार गई। अब हम पढ़ेंगे शाह आयोग, ठीक है। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। तो शाह आयोग क्या था, आपातकाल की जो जांच करवाने के लिए जनता पार्टी ने, जो अभी मैंने बताया था जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में आपातकाल की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में जांच करवाई थी। अब इस शाह आयोग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था जे.सी. शाह, इसीलिए इसको शाह आयोग कहा गया, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, रिपीट पर आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शाह आयोग का गठन किसने किया था, ये शाह आयोग क्या है, आप इस बारे में बताएं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि शाह आयोग वो था जब आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, वही शाह आयोग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रामाणिक तथ्य। अब जब शाह आयोग ने आपातकाल की जांच की थी तो उसमें उन्हें क्या क्या तथ्य मिले थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। तो क्या सामने आया कि जब आपातकाल की घोषणा की गई थी वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का था, मतलब इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उनका था, ठीक है। समाचार पत्रों के कार्य
कार्यालयों की बिजली बंद करना पूर्णतः अनुचित था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद कर दी जाती थी, तो ये अनुचित था। ठीक है, प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो विपक्ष थे, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तारी करवा दी जाती थी उस टाइम। ठीक है, मीसा MISA का दुरुपयोग किया गया था कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। तो अब जो लोग आधिकारिक पद पे नहीं थे बट वो भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो ये सब थे। ये सब पता लगा था आपातकाल की जब जांच हुई थी शाह आयोग में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपातकाल खत्म हो गया था उसके बाद कई मानव अधिकारों को बचाने के लिए काम किए गए थे, कई संगठन बने थे, तो यही वो है नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय हुआ था। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 अक्टूबर में हुआ। डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस, तो आप लोग डेट्स मेंशन कर लिया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए, कहीं पर लिख लिया कीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, इन संगठनों ने न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो संगठन थे, इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ आपातकाल में ही नहीं बल्कि और स्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना चाहिए कि कोई हमारे अधिकार का दुरुपयोग न कर ले, कोई हमारे अधिकारों का हनन न कर ले, तो इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया? नाम चेंज कर दिया गया था। गरीबी, सहभागिता, लोकतांत्रिकरण तथा निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो गरीबी, सहभागिता थी, जो गरीबी थी, लोकतंत्रीकरण था, इन सब में लोगों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था CLOS। ठीक है, भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाए। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगी। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, तो आप वहां जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।